नमस्कार स्टूडेंट्स, एजू हितेन गोसाई चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा में फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट का अभ्यास करेंगे। कहानी का अभ्यास करें उससे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। उनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था। उनका निधन 11 अप्रैल 1977 में हुआ था। उनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लड़ाई में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांति में भाग लिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 में भीषण रूप से रोगग्रस्त होने के बाद उनका लेखन कार्य में झुकाव बढ़ा। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। मेला आंचल, प्रतिपारी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू, रोड आदि उपन्यास लिखे हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कथा संग्रह लिखे हैं। मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, तबे एकला चलो रे, संवादिया आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व नामक रिपोर्टार्स भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम से सुप्रसिद्ध तीसरी कसम नाम की फिल्म बनी है। उन्हें मेला आंचल उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह से संकलित है। यह आंचलिक कहानियों में प्रमुख कहानी है, जिसकी रचना 1950 और 1960 के बीच में हुई है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी मतलब कि सभा स्थल। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। दरी यानी कि चट्टाई, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स सभी वो जो पंचायतें हैं उनके पास है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, तो वहां पर स्थानिक भाषा में पेट्रोमैक्स को पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। बिना नेम टेम, नेम टेम मतलब नियम, टाइम, मानक शब्द। ये आंचलिक शब्द है नेम टेम, नियम और टाइम, धार्मिक कृत्य। कल कब्जे वाली, साधन सामग्री वाली चीज का पुण्य, पुण्य मतलब कि शुरुआत, प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अंग्रेजों के समय में भी कोई कार्य की शुरुआत होती थी तो वे लोग भी बलि देते थे। और हम तो वैसे भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो पूजा आदि करनी चाहिए। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी जाने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ है महतो? तो यहाँ पर वो
पंच के सदस्य यानी कि छड़ीदार एक पद है, वो अपने माथे पर लालटेन लिए आ रहा है, उसका बक्सा उसके माथे पर है। उसके बाद सरदार जी है, उनके बाद दीवान जी और उनके बाद दूसरे पंच के लोग हैं। जैसे ही गांव के बाहर वे आए तो गांव का जो ब्राह्मण टोले का फुटंगीजा नाम का व्यक्ति था, उसने टोक दिया कि कितने में लालटेन खरीदा हुआ है। लालटेन मतलब फानस। तो ये जो पंचलेट है वह लालटेन से महंगा होता है। लालटेन का प्रकाश और पंचलाइट का प्रकाश दोनों में रात दिन का अंतर होता है, तो उसको सामान्य लालटेन बताता है वो फुटंगीजा। देखते नहीं है, पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। डिबरी मतलब छोटा सा दिया, तो अपने घर छोटा सा दिया होता है तो उसको भी वह बिजली बत्ती बताएंगे, और दूसरों का जो पंचलेट है, पेट्रोमैक्स है, उसको लालटेन कहते हैं। तो ये तो कैसी बात हुई। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलेट है, आया है पंचलेट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। तो सभी गांव के मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी अपने काम छोड़कर वहां पर दरबार के, अरे सरदार के घर के आगे सब भीड़ इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा भी क्यों ना हो, क्योंकि पहली बार उनके समाज का पंचलाइट आया है। और वहां पर जो छड़ीदार महतू है वह क्या करता है कि उसे सब भीड़ को कंट्रोल करना चाहता है, उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है, और इसलिए आप धीरज रखे, दूर से इसको छूछा मत करो, ऐसे समझाता है। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। सरदार भी अपनी पत्नी से कह देते हैं कि शाम को पूजा करनी है और इससे पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ और फिर चौका पीढ़ी लगाओ। चौका पीढ़ी मतलब चौका पूरना। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पंचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखर धरने में 1.5 बेड हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। और वहां पर जो कीर्तन मंडली, भजन कीर्तन मंडली होती है उनके समाज की, उसका मुलगैन, मुलगैन मतलब कि नायक, तो उसके नायक ने अपने सब भक्तों को समझा दिया कि देखो आज तो हम सब पंचलाइट की रोशनी में ही क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। और आज अगर आखर धरने में, आखर यानी कि अक्षर, अक्षर धरने में 1.5 बेड हुआ, कोई समस्या हुई, तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट, बेकाट मतलब कि बॉयकॉट, अगले दिन से उसे बहिष्कृत किया जाएगा, उसका बहिष्कार, बॉयकॉट किया जाएगा। औरतों की मंडली में गुलरिका की गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। तो वहां पर गुलरिका की गोसाई जो औरतों की मंडली में गीत गुनगुनाने लगती है, छोटे छोटे बच्चे, उनके उत्साह का कोई पार नहीं है, उन्होंने बेवजह शोरगुल मचा रखा है। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट पंचलेट,
और जैसे ही शाम होने का, अभी तो 1 घंटा बाकी है, उससे पहले तो जो उनके समाज के सब लोग हैं वो सरदार के घर आकर जमा हो गए। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो समाज के उनके सरदार है वो अपनी डींग हाँकते हैं, अपनी बड़ाई हाँकते हुए कहते हैं कि मैंने दुकानदार से जब उसका भाव पूछा तो उसने क्या कहा, 5 कौड़ी और 5 रुपया। कौड़ी का मतलब है 20। आप जब पतंग लाते हैं तो कौड़ी में आते हैं, 20 पतंग होते हैं। तो 5 कौड़ी मतलब 100 और ऊपर 5 तो 105 हुए। तो दुकानदार ने 105 रुपया भाव बताया। तो हमने भी कहा कि हम भी कोई गांव के गंवार लोग नहीं है, देहाती मतलब गंवार लोग नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारी पंचलेटें देखी है। तो तुरंत वो मेरा मुंह देखने लगा और उसने तुरंत समझ लिया और कहा कि आप जाति के सरदार हैं, आप खुद जब पंचलेट खरीदने के लिए आए हैं तो मैं सिर्फ 5 कौड़ी ही लूंगा, ऊपर के 5 नहीं लूंगा। मतलब कि मैंने ही 5 रुपये कम करवाए। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे दुर्खेल करता है, दे दो बक्सा। अब दीवान जी अपनी बड़ाई हाँकते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो दुकानदार, वो तो बहुत ही चेहरा पारखू व्यक्ति था। तो जब ये पंचलेट खरीदा तब उसका जो नौकर था वह पंचलेट का बक्सा नहीं देना चाहता था। तो मैंने तुरंत दुकानदार से कह दिया कि बिना बक्से के हम पंचलेट कैसे ले जा सकते हैं। तो तुरंत वो जो दुकानदार है अपने नौकर को डांटते हुए कहता है, क्यों बे, धुरखेल करता है? धुरखेल मतलब धोखा करता है दीवान जी के सामने, तो मेरे कारण ये बॉक्स मिला है। ऐसी बड़ाई हाँकते हैं। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। तो टोले के जो लोग थे, समाज के लोग थे, उन्होंने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी मतलब विश्वास की निगाह से, नजर से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट। और छड़ीदार को लगा मैं बाकी रह गया तो मैं भी कुछ कहूँ। तो वो तो बोल रहा है कि मैं जब उसको उठाकर ले आ रहा था तो ये पंचलेट क्या कैसा बोलता था, सन सन आवाज निकाल रहा था। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। लेकिन एन मौके पर वह बंद हो गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? अब उस पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवाया गया। लेकिन प्रश्न हुआ कि अब उसको जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक
कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, मायरे घायलू तो दुहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। तो अब तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, संकट हो गया है कि भाई इसको जलाएगा कौन। किसी को जलाना तो आता नहीं, खरीदने गए तब भी नहीं पूछा, अगर पूछ लेते तो वहां पर सिक कर आते थे। लेकिन अब सवाल है कि इसको हम जलाए कैसे। गांव वाले भी मानते थे कि आज तक ऐसी चीज उन्होंने कभी नहीं ली थी, कल कब्जे वाली साधन सामग्री वाली, जिसके कारण ऐसा प्रश्न हो। तो कहावत वो जो है ना, वो यहां पर लागू होती है कि मायरे घायलू तो दूहे कौन। मतलब यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि अपनी जो पहुंच है उसके बाहर का कार्य होना। गाय हम खरीदते हैं पर उसको दूहना नहीं आता हो तो क्या हुआ, पहुंच के बाहर का काम हुआ। दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान न होना। कोई चीज ले मगर उसका उपयोग कैसे करना है उसका ज्ञान न होना। तो ऐसे हालात अब यहां पर खड़े हो गए थे। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे मतलब खिल्ली उड़ाएंगे। तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से, ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। तो ये तो प्रश्न हो गया। गांव में वैसे दूसरी पंचायतें थी, उनके पास ये जो पंचलेट है वो भी थी, उसके जलाने के जानकार भी थे। लेकिन प्रश्न है कि पहली बार हम पेट्रोमैक्स लाए हैं और समाज की इज्जत का सवाल है कि लोग कहेंगे तुम्हारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको पंचलेट जलाना आता हो। तो ये तो जीवन पर ताना कौन सहेगा, लोग खिल्ली उड़ाएंगे। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। तो अब धीरे धीरे अंधकार होने लगा। आज तो पंचलेट का उजाला देखना चाहते थे लोग और इसीलिए अपने घर में छोटे छोटे दीपक भी नहीं जलाए थे। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था, मतलब सब इतना खर्चा करने के बाद सब नष्ट हो रहा था। सरदार, छड़ीदार, दीवान सब एकदम उनके मुंह में बोल नहीं थे, मतलब बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि इतनी बड़ी चीज तो ले आए लेकिन जलाने का ज्ञान तो सीखा नहीं, तो लोग भी मजाक उड़ाएंगे। सभी के चेहरे उतरे हुए थे और तभी किसी ने कहा कि भाई ये जो कल कब्जे वाली चीज होती है ना, उसका नखरा कुछ बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। अब तो गांव में राजपूत टोली के जो लोग हैं वो तो मजाक भी उड़ाने लगे हैं कि भाई ऐसा करो, जलाने नहीं आता है ना
तो ऐसा करो कि सब लोग इकट्ठे होकर पंचलेट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, अपने आप जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं? पंच वाले भी अब सोचने लगते हैं कि भगवान ने मौका ही दिया है हम पर हंसने का, तो क्यों ये सब हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, बतंगड़, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला। बात का बतंगड़ बोलते हैं ना, बतंगड़ मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। तो वो तो ये कह रहा था कि भैया अब जब पेट्रोमैक्स जलाए तो उसका पंप जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले, वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंदरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, ऐसे गीत गाता है। तो यहाँ पर जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी है, उसे पता है कि जो गोधन नाम का लड़का है वह पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन प्रश्न ये है, समाज का है लेकिन समाज ने उसको बहिष्कृत किया है, उसका हुक्का पानी बंद किया है, उसको समाज से निकाल दिया है। हुक्का पानी बंद करना, समाज से बहिष्कृत करना, निकाल देना। और इसीलिए वह, और दूसरा कारण यह भी है कि निकालने का जो कारण भी वही है, क्योंकि उसकी माता ने ही पंचायत के सामने फरियाद की थी कि ये जो गोधन है वह मेरी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा, सलीमा मतलब सिनेमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, ऐसे गीत गाता है। तो ऐसी फरियाद की थी और इसीलिए उसको समाज ने बहिष्कृत किया है। तो अपने ही कारण बहिष्कृत ये जो गोधन हुआ है, इसलिए वह चाहते हुए भी वह नहीं बता सकती थी। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। तो यहाँ पर जो गोधन भी पंचों की निगाह में चढ़ा हुआ था, उनकी नज़र में चढ़ा हुआ था। वो बाहर से आया हुआ था, पंचों को भी पान सुपारी के लिए कुछ नहीं दिया था, अपनी मनमानी करता था। और ये मौका मिला गुलरी काकी की फरियाद, तो तुरंत उन्होंने 10 रुपया जुर्माना मतलब दंड किया। अगर वह 10 रुपया जुर्माना नहीं देता है तो हुक्का पानी बंद मतलब समाज से बाहर निकाल दो। और इसीलिए गोधन पंचायत से आज तक बाहर है। और उससे कैसे कहा जाए, मुंदरी उसका नाम कैसे ले सकती है। और दूसरी तरफ जाति वालों का पानी उतर रहा था, मतलब इज्जत धीरे धीरे जा रही थी। मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो चित चित। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली बोली, कौन, गोधना जानता है जलाना? लेकिन तो मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में ये बात बता दी कि गोधन के बारे में तुम बताओ।
तो यहाँ पर कनेली बोलती है कि गोधन ये पंचलेट जलाना जानता है। तुरंत, कौन? गोधना? गोधना जानता है पंचलेट जलाना, लेकिन प्रश्न क्या है? उसको तो हमने बाहर निकाल दिया है समाज से। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। तो अब सरदार दीवान की ओर देखते हैं, दीवान पंचों की ओर देखते हैं, क्योंकि सबने मिलकर उसका हुक्का पानी बंद किया था, क्योंकि वह सिनेमा का गीत गाकर आंखों के इशारों से परेशान करता था मुंदरी को। तो गांव के सभी लोग नाराज थे। लेकिन फिर भी सरदार कहते हैं कि जाति की बंदिश, बंदिश यानी कि रोक। जाति की बंदिश क्या मतलब? रोक क्या? और इसके कारण कि पूरी जाति की इज्जत पानी में बह रही हो, उसकी इज्जत उतर रही हो। दीवान भी कहते हैं, ठीक बात है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सभी पंच मिलकर क्या कहते हैं? गोधन को खोल दिया जाए, मतलब फिर से समाज में लाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है? प्रतीत मतलब विश्वास। तो छड़ीदार को भेजते हैं, लेकिन फिर भी छड़ीदार वापस आता है और बताता है कि गोधन आने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है, क्योंकि उसे प्रतीत पंचों का विश्वास नहीं है। कहता है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई चीज टूट गई या तो बिगड़ गया तो कल मुझसे जुर्माना भरवाएंगे, मुझसे दंड वसूल करेंगे, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। छड़ीदार भी कहता है कि किसी भी तरह गोधन को राजी करवाइए, वरना कल से गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा और लोगों के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरिका की बोली, जरा मैं देखूं कह के, क्योंकि उसके कारण ही, उसकी फरियाद के कारण ही गोधन को समाज से बाहर निकाला था, इसलिए बोलती है कि मैं जरा प्रयत्न करके देखती हूं। गुलरिका की उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? गुलरिका की गोधन को मना कर लाती है। गोधन चुपचाप वो जो केरोसिन उसमें पंचलेट में भरने लगता है। वहां पर दूसरे लोग अब तैयार हो गए। सरदार की स्त्री पूजा करने के लिए तैयार है, वो कीर्तन मंडली भी उजाले में भजन करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन तभी गोधन पूछता है कि भाई स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिट वहां का लोकल शब्द है स्पिरिट। तो स्पिरिट कहाँ है? उसके बिना कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। बखेड़ा मतलब झंझट, ये नई झंझट आ गई। सभी ने मन ही मन सरदार दीवार और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। तो वहां सभी जो लोग थे वो मन ही मन
दीवान, सरदार और पंचों की बुद्धि पर सवालिया निशान करते हैं। अविश्वास उनके मन में पैदा होता है कि ये सब लोग बिना समझे सोचे ही काम करते हैं, और सभी के मन में, दिल में उदासी छा गई, मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा घड़ी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़कर गई और एक मलसी घड़ी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। चलो कोई बात नहीं, स्पिरिट नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा गरी का तेल, गरी यानी कि नारियल, तो थोड़ा सा नारियल का तेल आप ला दे। तुरंत मुंदरी दौड़कर अपने घर जाती है और मलसी में एक छोटा, मलसी यानी कि छोटा सा कटोरा, छोटे से कटोरे में वो नारियल का तेल लेकर चली आती है। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। दिल का मैल दूर होना मतलब मन की जो दुर्भावना है, वह कड़वाहट है, वह दूर हो जाना। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, तो जैसे ही गोधन ने पंचलेट जलाया तो सभी के मन में उसके प्रति जो दुर्भावना थी वह दूर हो गई और उसको काबिल यानी कि होशियार लड़का बताने लगे। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। तो वहां पर जो लोग थे, पंचलाइट जलने के कारण सभी लोग प्रसन्न हो गए और कीर्तनिया लोग कीर्तन करने लगे। दूसरी तरफ गोधन ने सबका दिल जीत लिया था, सबके मन में अपना स्थान बना लिया था। मुंदरी भी हसरत भरी निगाह से, मतलब प्रेम भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखती है। आंखें चार होती है। आंखें चार होना मतलब मिलना, मिलन होना। आंखों ही आंखों में बातें हुई, ये भी मुहावरा है। उसका मतलब होता है कि इशारों इशारों में बात होना। आंखों ही आंखों में बातें होना मतलब इशारों इशारों में बात होना, और दोनों एक दूसरे जो उनकी कहा सुनी माफ करने के लिए इशारा करते हैं। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ। तो यहाँ पर सरदार भी गोधन को बहुत प्यार से अपने निकट बुलाते हैं, पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमारी जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा सात खून माफ। तुमने अगर कोई बड़ा गुनाह किया है तो भी हम तुम्हें माफ कर देते हैं। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरिका की बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। तो यहाँ पर पंच खुद बोलते हैं कि आप अब सिनेमा का गाना जितना भी गाना है आप गा सकते हैं। जिसने फरियाद की थी वो गुलरिका की खुद सामने चलकर कहती है कि आज रात मेरे घर खाने के लिए आना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुक गई। गोधन अब तो खुलेआम मुंदरी की ओर देखता है। मुंदरी की भी पलकें झुक जाती है क्योंकि मनोमन वह उसे चाहने लगी थी। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता
पुलकित हो रहा था। कीर्तनिया लोग अपना कीर्तन एक पूरा कर देते हैं, जयध्वनि लगवाते हैं और पंचलैट के प्रकाश में वहां के जो पेड़ पौधे थे उसका हर एक पत्ता पुलकित यानी कि प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। तो ये जो आंचलिक कहानी है उसमें हमने देखा कि पंपो मतलब पंप लगाना, पंचलेट, पेट्रोमैक्स, सलीमा, सिनेमा, तो ये जो शब्द है वहाँ के लोकल शब्द है और लोकल भाषा वहाँ की हमें देखने को मिलती है और इसलिए वह आंचलिक कहानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये कहानी पढ़ने का बहुत ही मजा आया होगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।